हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट ऑफ द फैक्टर। तो हमें इसमें पढ़ना है, एक तो आपका है एवरेज फैक्टर कॉस्ट और दूसरा है आपका मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। तो इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको इन वीडियोज़ की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ द फैक्टर होता क्या है। अब रजे देखो कि कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, उसमें हमारा खर्चा होता है। ठीक है, जो वो खर्चा हो रहा है उस चीज़ को हायर करने का, जैसे लेबर है, लेबर को आप लोग वेजेस देते हो ना, तो वेजेस क्या है, आपका कॉस्ट है फैक्टर का, कि उसको अगर हायर किया है उस पर जो आपका चार्जेस आ रहे हैं, आप उसको जो खर्चा दे रहे हो, या हम कहते हैं कोई फैक्टर है, कोई मशीन है, उसको आपने परचेज़ किया, तो परचेजिंग जो उसका मनी है वो भी क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ द फैक्टर हो जाएगा। तो उसको दो एस्पेक्ट्स में हम लोग पढ़ लेंगे। तो देखिए पहले कॉस्ट ऑफ द फैक्टर क्या होता है, दैट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हायरिंग और परचेजिंग ऑफ अ फैक्टर। सेम वैसे ही जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर भी दो तरीके से पढ़ा जाता है। पहला है आपका एवरेज फैक्टर कॉस्ट और दूसरा है आपका मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। अब आपको एवरेज और मार्जिनल की इतनी तो समझ हो गई होगी। अब देखो एवरेज क्या होता है। एवरेज फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट बनाने में आपको कितना खर्चा आया है, तो फैक्टर कॉस्ट यही होगा। एज पर दी it may be noted at the very outset that while considering average factor cost and marginal factor cost, हम जनरली क्या लेते हैं, कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर की, जिसको आप लोग चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स लैंड यहाँ पे नहीं लेंगे, लेबर लोगे, कैपिटल लोगे, क्योंकि जब प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है हम क्या करते हैं कि अलग अलग वेरिएबल फैक्टर का यूज़ करवा के उनको एम्प्लॉयमेंट दे के फिर अपनी फैक्टर ऑफ मतलब जो प्रोडक्शन है उस प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जस्ट क्या लेना है, ऐसे फैक्टर्स जिनको हम वेरी कर सकते हैं, और फिक्स्ड फैक्टर को हम लोग वेरी नहीं कर सकते तो उसको हम लोग लेके नहीं चलेंगे। अब हम बात करते हैं आपके एवरेज फैक्टर कॉस्ट की। एवरेज फैक्टर कॉस्ट में बी डिफाइंड एज दी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द फैक्टर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, पर यूनिट आपका कितना खर्चा आ रहा है एक फैक्टर का, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू एवरेज फैक्टर कॉस्ट को निकालेंगे कैसे, कि ऊपर आपका क्या आ जाएगा, टोटल फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, उसको किससे डिवाइड करोगे कि कितने यूनिट्स आपने एम्प्लॉय किए हैं, फैक्टर के कितने यूनिट्स आपने यूज़ किए हैं, इस तरीके से ईच फैक्टर का जो कॉस्ट आ रहा है वो आपका निकल जाएगा। अगर लेबर के केस में देखा जाए तो लेबर को हम लोग वेजेस प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा तरीका है, देखो टोटल वेज बिल को किससे डिवाइड कर देंगे कि कितनी लेबर आपने एम्प्लॉय की है, तो इस तरीके से आपका जो लेबर का खर्चा हो रहा है पर यूनिट का वो निकल के आ जाएगा। अब सेकंड बात करते हैं मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट की। मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट को कैसे समझेंगे कि एक्स्ट्रा खर्चा क्या आया जब आपने एक और यूनिट को एम्प्लॉय किया। सपोज करो 5 लेबरर्स लेके चले थे, 100 की प्रोडक्शन करवा रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हो, मतलब प्रोडक्शन 100 यूनिट्स की हो रही है, आपने एक और लेबर को हायर कर लिया, उसने 120 की प्रोडक्शन करके दे दी, तो उसमें आपका क्या निकल आएगा कि कितनी प्रोडक्टिविटी की है। अब यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पैसा लेके चलेंगे कि कितना आपको रेट कितना आ रहा है, उनके वेजेस कितने देने पड़ रहे हैं, वो आपको मैंने पहले वाला प्रोडक्शन के हिसाब से बताया है। अब देखो राजी एग्जाम्पल, 10 वर्कर्स आर अवेलेबल एट द वेज रेट ऑफ 100 पर ईच। 10 वर्कर हैं, 10 को सभी को आप लोग कितने दे रहे हो, 100 रुपये दे रहे हो, ईच लेबर को 100 दे रहे हो। 11th वर्कर आया, उसको आपने रख लिया 200 पे, क्योंकि 11th वर्कर क्या कहता है, मुझे 200 ही दिहाड़ी चाहिए, तो आपने उसको 200 रुपये दी। अब देखो जो 10 पहले काम कर रहे हैं वो 100 पे काम कर रहे हैं, 11th वर्कर को आप 200 दे रहे हो, तो आपको सभी वर्कर्स जो पहले काम कर रहे हैं उनको भी कितना करना पड़ेगा, 200 करना पड़ेगा, क्योंकि हर एम्प्लॉयर को आप लोग 200 वेजेस पे करोगे, क्योंकि सेम कैटेगरी है, उनका सेम काम करने का फंक्शन है, कितनी भी वो लोग प्रोडक्शन करवाएं। तो आपने क्या किया, 11th वर्कर आया, उसने कहा 200 लूँगा, तो आपने सभी की वेजेस कितनी कर दी, 200 रुपये कर दी। अब देखो इसमें अब हम लोग मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे।
अब जो एडिशनल लेबर कॉस्ट है, जो एडिशनल आपको खर्चा पड़ा एक और एम्प्लॉयर को बढ़ाने पर, ठीक है, वो कैसे निकलेगा कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल वेज बिल, क्या करोगे 11 वर्कर्स जब हायर किए तब कितना वेज बिल बना, और उसको माइनस करवा दोगे जब 10 लेबरर्स हायर किए हुए थे तब कितना वेज बिल बढ़ा। अब देखो 11 वर्कर हायर करने पे आपको सभी को 200 रुपये देने पड़े, मतलब 11 वर्कर्स का 200 वेज बिल हुआ। उसमें से क्या माइनस करवाना है, पहले आपके 10 लेबरर्स थे उसको दे रहे थे 100 रुपीज़, बस ये चीज़ आपको माइनस करवानी है, मतलब 2200 हो गया, उसमें से 1000 क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका आंसर क्या निकल के आया 1200। तो यहाँ पे दिया गया है एमएफसी कोई पेमेंट नहीं होता कि आपने एडिशनल यूनिट को कितनी दी है, ये वेज बिल में डिफरेंस निकाला गया है कि आपको एडिशनल खर्चा कितना पड़ रहा है। इट इज़ नॉट ₹200। अब ये 200 जो है ना 11th वर्कर को दिया, एमएफसी का मतलब ये नहीं होता, क्योंकि हमने फॉर्मूला देख लिया। एमएफसी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या आया टोटल वेज बिल में जब आपने 11th वर्कर को एम्प्लॉय किया था, वो मतलब कितना आपका डिफरेंस आया है। तो डिफरेंस आपका कितना आया 1200 रुपये, और ये आपका क्या हो जाएगा एमएफसी। इसको निकालने का जो हमने टोटल फैक्टर कॉस्ट का तरीका क्या होता है, दैट इज टोटल फैक्टर कॉस्ट ऑफ nth आइटम माइनस टोटल फैक्टर कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट्स, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में देखा जाए तो डिमांड जो होती है फैक्टर की इंडिविजुअल फर्म में मार्केट में इतनी छोटी होती है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती टोटल डिमांड को। इसी तरीके से मार्केट में कोई ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होगा परफेक्ट कंपटीशन की वजह से, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में एक इंडिविजुअल फर्म बहुत छोटी होती है, वो सारी की सारी डिमांड को मैचअप नहीं कर पाती है। तो ये हम लेके चलते हैं। अब देखिए टू अ पर्टिकुलर फर्म जो सप्लाई है फैक्टर की वो क्या होती है परफेक्टली इलास्टिक। अब इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, उनकी सप्लाई चाहिए, वो हमें मिल पा रही है। इसका मतलब इट कैन डिमांड एनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द फैक्टर एट अ प्रिवेलिंग फैक्टर प्राइस। कुछ भी फैक्टर का प्राइस चल रहा होगा, हम कितने भी यूनिट्स की डिमांड कर सकते हैं। दैट मीन्स आपकी जो सप्लाई है फैक्टर्स की वो आपकी परफेक्टली इलास्टिक होती है। अब देखो एवरेज कॉस्ट ऑफ द फैक्टर क्या होगा, इज सेम एज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फैक्टर, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन लेके चल रहे हैं। 10 इफ़ वेज रेट इज़ ₹100, हमने कहा कि वेज रेट कितना चल रहा है 100, उसमें आपने 10 वर्कर्स को हायर किया हुआ है, तो वैसे भी ये क्या आएगा 10/10 हो जाएगा, ये आपका 100 निकल के आ जाएगा। पर वर्कर को आप लोग कितने रुपीस दे रहे हो, दैट इज़ इक्वल टू 100, ये वैसे भी आप लोग निकाल सकते हो। इफ़ इंस्टेड देखो आपने 11th वर्कर हायर किए, तो जो कॉस्ट है 11th वर्कर को हायर करने की वो कितनी आई थी। अब इसको निकालते हैं। 11th वर्कर को भी हमने इसमें कितने पैसे दिए हैं 100 दिए हैं, ठीक है, उनमें से माइनस क्या करवा दोगे, जो पहले आप लोग 10 वर्कर्स को 100 रुपीज़ दे रहे थे। अब हमारे पास क्या निकल गया 1100 में से 1000 माइनस करवा दोगे, आंसर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका 100 आ गया। दैट मीन्स मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट भी इसमें 100 आया, एवरेज फैक्टर कॉस्ट भी 100 आया। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमें समझ लग गया कि आपकी एएफसी किसके बराबर होती है, एमएफसी के बराबर होती है। इस सिचुएशन में दोनों जो आपकी एएफसी है एमएफसी है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये हम फिगर की हेल्प से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि बिल्कुल सेम आ रहा है ना, 100 आ रहा है यहाँ पे आपका, यहाँ पे आ जाएगा यूनिट ऑफ फैक्टर और यहाँ पे आपका क्या आएगा फैक्टर कॉस्ट। तो दैट मीन्स एएफसी इज इक्वल टू एमएफसी। ये क्लियर हो गया। अब हम ध्यान देते हैं बिहेवियर क्या है एएफसी और एमएफसी कर्व्स का। इसमें देखो अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग बिहेवियर होता है। परफेक्ट कंपटीशन में आपने देख ही लिया, जो हमने अभी फिगर बनाई है ना सेम वही फिगर बनेगी। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इन द फैक्टर मार्केट जो प्राइस है फैक्टर का उसको डिटरमिन कौन करता है, जो मार्केट की फोर्सेस होती हैं, सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस होती हैं। ये मैचअप कहाँ पे करती है, जहाँ पे आपका एएफसी किसके बराबर होता है एमएफसी के, यही सेम वाली कर्व है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें जो कर्व को पढ़ना है वो है आपके इम्परफेक्ट कंपटीशन में। तो एएफसी और एमएफसी इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैसी होती है। इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो सप्लाई होती है फैक्टर की वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, जैसे मोनोपोलिस्टिक हो गया, उतने अब
मतलब सप्लाई नहीं हो पाती है मार्केट में। एक जो फर्म है कैन हायर एडिशनल यूनिट्स ऑफ फैक्टर। अब अगर किसी फर्म को कुछ हायर करना है एडिशनल यूनिट्स फैक्टर के, उसको उसका ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा, ज़्यादा फैक्टर कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो वही जो एडिशनल यूनिट्स होते हैं फैक्टर के, वो अवेलेबल कब होते हैं, जब आप उसको ज़्यादा खर्चा दोगे, हायर कॉस्ट दोगे। तो अकॉर्डिंगली मार्जिनल कॉस्ट हमेशा क्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है ना। एक एडिशनल यूनिट को लेने का खर्चा बढ़ेगा। अगर MFC राइज होती है, उससे AFC भी राइज होगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो ये कर्व कैसे बनेगी? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहे हैं तो अपवर्ड स्लॉपिंग बनेगी इस तरीके से। ये आपकी बन गई MFC कर्व, ये आपकी बन गई AFC कर्व। तो हमें ये भी पता है कि हमेशा जो मार्जिनल वाली कर्व बनती है वो हमेशा AFC से एक गुना आगे ही चलती है। तो ये ऊपर बनेगी, AFC आपके उससे नीचे बनेगी। तो फिगर ने बिहेवियर बताया है AFC MFC कर्व का इम्परफेक्ट कंपटीशन में। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब हमें एडिशनल फैक्टर को एम्प्लॉय करना है तो हमें उसको ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे, एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। तो ये आपके इम्परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलता है। जिस तरीके से आपकी AFC भी MFC भी दोनों क्या करेंगी, राइज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तक ये आपका कॉस्ट था। आगे हम थ्योरी को स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।